हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं उस मिट्टी का राज कितने लोग जानते हैं। आज मैं आपको बिहार की खेती, जंगल और नदियों की कहानी बताऊंगा जो हमें सब कुछ जाननी चाहिए। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का खैर मकदम वेलकम है। बिहार का यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली बेस्ड है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम में इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। सारी चीज़ें हम लोग आधे से ज़्यादा चीज़ें कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए फटाफट से चीज़ों को करते रहिए। हम लोग फुल्ली SCERT को फॉलो कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड जिसको हमेशा से फॉलो करते हुए आ रहा है। हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दो तीन चैप्टर बाकी हैं। देन पॉलिटिकल हमारा कंप्लीट हो गया, देन हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। सिर्फ 7 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट करा रखा है और ये इनफ रहेगा। इतना कर लिए मतलब हो जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा वापस रिटर्न आए अपने ज्योग्राफी की तरफ। हिस्ट्री से हम लोग ऑलरेडी बोर हो चुके हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोग पार्ट ज्योग्राफी का जो था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज का जो चैप्टर है स्पेशल बिहार के लिए है ना, ये आपको NCERT में नहीं मिलेगा। ये चैप्टर नंबर 5। देखो, ये सारी चीज़ें आपको NCERT में मिलेगा। बहुत लोग इसलिए सोच रहे हैं कि बस NCERT पढ़ लेंगे, लेकिन मेरा मानो एक बार आप ये चीज़ें SCERT से पढ़ो। यहाँ से डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। आपने नहीं कर रखा है कोई बात नहीं, फटाफट से प्लेलिस्ट जाओ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी ज्योग्राफी 8 वीडियोस अब तक आ चुके हैं। यानी 8 वीडियोस में हम लोग टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चैप्टर नंबर 1 का आपने पार्ट देखा, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़े, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड पावर रिसोर्सेज, इतने सारी चीज़ें था। अगर आप NCERT खोलोगे उसमें वाटर रिसोर्सेज अलग है, बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें डिफरेंट है। अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में भी 3-4 चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दूसरा आपका मिनरल एंड एनर्जी, तीसरा इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एंड पॉपुलेशन। मतलब टोटल 4 चैप्टर मिला करके चैप्टर नंबर 5 में है। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग कोशिश करेंगे 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे शॉर्ट में, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहिए। एंड बाकी का ये तो नेक्स्ट वीडियो में देन कंप्लीट हो जाएगा। और ये 10 से 15 मिनट का काम है, लास्ट चैप्टर देन डिजास्टर मैनेजमेंट, वो 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का स्पेशल चैप्टर बिहार के लिए। और जितने लोग अभी तक बोर्ड बूस्टर नहीं लिए तो फटाफट से जाइए। अब आपको साथ में मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नॉन हिंदी, इंग्लिश, सारी चीज़ें बेस्ट स्टडी मटेरियल, एक पॉकेट बैग जो फ्री मिल रहा है इस क्वेश्चन बैंक के साथ, तो आपको ले सकते हैं। फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके 8538988887 मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। आपको बोर्ड बूस्टर बुक का PDF 339 में अभी मिल रहा है। ये 399 क्या होता है, 339 में मिल रहा है। साथ में आपको ये सारी चीज़ें जिसमें PYQ, टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, डिकोड सीरीज, माइंड से सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जहाँ जहाँ बताएं ये चीज़ याद कर लीजिए, मतलब याद कर लीजिए। तो देखो, हालांकि आपने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, चीज़ें वही हैं, बट यहाँ थोड़ा टर्म वगैरह थोड़ा बहुत दूसरा लगेगा। जहाँ जैसे लगेगा मैं बताते हुए आगे बढ़ते चलूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इन बिहार, बिहार के एग्रीकल्चर की बात करेंगे। आप लोग देखेंगे बिहार से बिलोंग करते होंगे, हम भी जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं, कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो फटाफट से आज कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम लोग कहाँ कहाँ से मुझे सुन रहे हो, बिहार के किस हिस्से से सुन रहे हो। तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इन बिहार की बात करें तो एग्रीकल्चर बिहार में एग्रीकल्चर डोमिनेटेड स्टेट है। मतलब यहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। मतलब ज़्यादा पाया जाता है। कितना परसेंट? लगभग 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। इस बात को आप क्या कर लो, फटाफट से यहाँ पे हाईलाइट कर लो। पूछ देता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन का लाइवलीहुड, जीवन यापन डिपेंड करता है। बिहार की बात करें तो 80% अप्रॉक्स, ठीक है, अबाउट 80%। देन बिहार में किस टाइप का फार्मिंग होता है? बिहार में इंटेंसिव फार्मिंग होता है। बात याद रखना, इंटेंसिव फार्मिंग मतलब क्या होता है? सिंपल सा, छोटे ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्शन, है ना। छोटे ज़मीन होता है उसमें हम लोग हर साल या तो क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, 3 महीना कुछ और फसल लगाए, 3 महीना कुछ और फसल लगाए, फिर 3 महीना कुछ और फसल लगाए, है ना। तो ये क्या हो गया? इंटेंसिव फार्मिंग हो गया। तो बिहार में 2 चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं 80% डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, इस बात को याद रखना। बिहार की बात करें, कैसा फार्मिंग होता है? इंटेंसिव फार्मिंग होता है। बिहार में हम लोग ऑलरेडी क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चर में। इसमें ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना,
कि वहाँ हम लोग ऑलरेडी सीज़न के अकॉर्डिंग पढ़े थे, है ना? राबी, ख़ारिफ, ज़ायद, गरिमा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद रखना ही है तुम्हें। एक चीज़ बता दें यहाँ पे, ये जो क्रॉप्स हैं, इससे रिलेटेड पीवाई में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। वही आप एग्जांपल जो भी है, जो ऑलरेडी हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़े थे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके रखिएगा, ठीक है? यहाँ से बहुत कम ही आए अब तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाए तो बिहार में मेनली कितने टाइप के क्रॉप्स पाए जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, 4 टाइप के क्रॉप्स पाए जाते हैं। सब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि बिहार में कितने टाइप के क्रॉप्स पाए जाते हैं, क्या-क्या पाए जाते हैं, उनके बारे में टाइम वगैरह हमने, जिस तरीके से आपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में ऑल ओवर इंडिया की बात की तो उसमें है ना, ये स्पेशली बिहार वाला चैप्टर है, ठीक है? जिसमें क्या-क्या भदाई, आगनी, राबी एंड गर्मा, टोटल कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4। कब-कब टेन्योर है, फटाफट से याद कर लेते हैं। अगर वधाई क्रॉप्स की बात करें तो इनका जो शोइंग का टाइम होता है, मई से जून तक हम लोग को दिखता है, ठीक है? हार्वेस्ट करते हैं अगस्त से सितंबर तक। मेन क्रॉप्स में क्या-क्या होता है? धान वगैरह होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मेज़ होता है, ईटीसी। 1-2 चीज़ याद कर लेना काफ़ी रहेगा। लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है वो पहले जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़े, 12 बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 के जो एग्जाम्पल थे, खारिफ, ज़ायद, गर्मा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा पूछता है। देन अग्नि की तरफ आते हैं। अग्नि क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है बिहार के सीजन्स में, ये मिड जून से लेकर के आपका अगस्त तक देखने मिलता है। कैसे याद करोगे? तो अग्नि बोले तो आग, जब आग बेसिकली जून अगस्त में होता है ना, तो इस तरीके से है ना, इसको नवंबर दिसंबर तक हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। मेन क्रॉप्स की बात करें तो धान वगैरह होता है, ज्वार हो जाता है, बाजरा हो जाता है ना, तो अरहर हो जाता है, शुगर केन हो जाता है, ये सारी चीज़ें, है ना? देन राबी क्रॉप्स की बात करें तो ये हम लोगों को कब दिखता था? ठंडी के टाइम में, तो अक्टूबर से नवंबर अप्रैल में उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग गेहूँ हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। बस क्रॉप्स के एग्जाम्पल कब दिखते हैं, कब हार्वेस्ट करते हैं, इतनी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। देन गर्मा की बात करें, ये समर में भी दिखता है, ठीक है? गुड एग्रीकल्चर फैसिलिटेड लो लैंड एरिया जो है, ठीक है? मेनली क्रॉप्स की बात करें यहाँ पे धान और जो वेजिटेबल होता है गर्मी में, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली बिहार क्रॉप्स की बात करें तो 4 बदाई, आगनी, राबी एंड गर्मा, ये 4 चीज़ें कब से कब हार्वेस्ट करते हैं, बस ये चीज़ें याद रख लेना। देन आते हैं हम लोग फूड क्रॉप्स में। तो पहला इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से आपको दे देगा, राइस भी दे देगा, व्हीट भी दे देगा, मेज़ भी दे देगा एंड अलग-अलग चीज़ें दे देगा। बोलेगा कि इनमें से कौन-सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है बिहार का, तो पहला नंबर में राइस, याद रख लो, रैंक याद कर लो, पहले नंबर में राइस इंपॉर्टेंट है। फूड क्रॉप्स की बात करें तो फूड क्रॉप्स में क्या-क्या आता है? तो राइस आएगा। अभी देखो फूड टॉपिक नाम है, फूड क्रॉप्स, बता रहे कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो राइस क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होता है बिहार का, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वेस्ट चंपारण फर्स्ट नंबर में। वेस्ट चंपारण में ऑलरेडी बहुत लोग हो सकते हैं इसमें से सुन रहे होंगे, तो आप लोग ऑलरेडी याद रखने ना कि वेस्ट चंपारण में जहाँ पर रहते हैं वो फर्स्ट रैंक हासिल है किसमें? राइस प्रोडक्शन में, ठीक है? देन रोहतास, देन औरंगाबाद। देखो तुम लोग आ गए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो बता दो कौन कौन कहाँ से है। तो वेस्ट चंपारण से जो लोग हैं, आप लोग क्या फर्स्ट है आप लोग राइस प्रोडक्शन के मामले में, रोहतास सेकेंड एंड औरंगाबाद। ये चीज़ें भी याद रखना है, पूछता है कि बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में राइस सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन? वेस्ट चंपारण, रोहतास एंड औरंगाबाद। देन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की बात करें तो राइस। दूसरा बात आ जाएंगे हम लोग वेट की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप होता है आफ्टर राइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड नंबर में वेट आता है, इस बात को याद रखना, वेट आता है। देन इंपॉर्टेंट टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोहतास, इसमें एक याद रखना रोहतास, ऑलरेडी बहुत लोग रोहतास से भी होंगे, तो आप लोग किसे वेट के मामले में टॉप है, ठीक? देन थर्ड मेजर क्रॉप्स की बात करें तो ये थर्ड नंबर में आपका मेज़ आता है। फर्स्ट, सेकंड एंड आपका थर्ड, तीनों रैंक याद करना। पहला में कौन आ गया? राइस आ गया, दूसरा में व्हीट आ गया, तीसरा में आपका मक्का यानी मेज़ आ गया। ये चारों सीजन में उगाया जाता है ना, आप लोग देखोगे आप सबका अलग अलग सीजन में, है ना? हमारे टाइम में ऑलरेडी ये जो होता है गर्मी के टाइम में होगा, तभी ना मकई पकेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें। हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो खगड़िया, है ना, समस्तीपुर एंड बेगूसराय, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये फर्स्ट नंबर में आपका खगड़िया, देन समस्तीपुर, देन बेगूसराय, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रैंक हासिल करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों चीज़ याद करना है। अब हम लोग थोड़ा सा क्रॉस ग्रेन्स की बात करेंगे, है ना? ग्रेन्स की बात करेंगे तो ग्रेन्स में जैसे अलग अलग ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सारे आपके ग्रेन्स के एग्जाम्पल हैं। तो कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो आपके ग्रेन्स के। तो टॉप डिस्ट्रिक्ट कौन आता है ग्रेन्स वगैरह में? तो ग्रेन्स की बात करें ज्वार बाजरा वगैरह में तो मधुबनी
फर्स्ट एंड किशनगंज आपका सेकंड डिस्ट्रिक्ट आता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कहीं नामो निशान नहीं है लग रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हम ही अकेले हैं। तो मधुबनी फर्स्ट में आता है ग्रेन्स के मामले में, एंड किशनगंज सेकंड नंबर में आता है। अगर ऑयल सीड की बात करेंगे, जैसे आपका मस्टर्ड वगैरह हो गया, देन लिनसीड हो गया, सनफ्लावर, मतलब जो भी दाल वगैरह का आइटम वाला हो गया, तो उसमें कौन हो गया, तो ये आपका वेस्ट चंपारण जो होता है ये टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हम लोग। बस जो जगह क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको याद रख लेना। पल्सेस के मामले में ये पूछ चुका है ना। पल्सेस के मामले में बात करें तो अलग अलग टाइप के पल्सेस होंगे, है ना, मूंग अरहर दाल वगैरह, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि पल्सेस। टॉप प्रोड्यूसर की बात करें तो पटना इंपॉर्टेंट है, देन औरंगाबाद, देन कैमूर, क्योंकि ये पल्सेस वाला पूछ चुका है कि पल्सेस बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में टॉप ये है ग्रोइंग स्टेट है, तो पटना याद रखना। ठीक है, देन पटना से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा, ये बात है। देन कॉमर्शियल क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, इतने देर हम लोग फूड्स में क्या क्या बात कर लिए, तो फूड में हम लोग ऑलरेडी राइस वगैरह, वेट वगैरह, मेज़ वगैरह की बात कर लिए, फिर ग्रेन्स के, पल्सेस की बात कर लिए। अब कॉमर्शियल क्रॉप जो शुगर केन हो गया, जूट हो गया, तंबाकू हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आई थिंक फास्ट चल रहे हैं बट कोई नहीं, हो जाएगा मेंटेन। कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करें जिसको हम लोग सिंपली बेच सकते हैं, वो होगा कॉमर्शियल क्रॉप। जैसे बिहार इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर शुगर केन बट हेक्टर यील्ड लो। देखो बिहार के पास फेवरेबल कंडीशन तो है, लेकिन जो उपजाऊ होता है वो कम होता है, ठीक है, पर हेक्टर के हिसाब से। मेनली कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार में। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, इस बात को याद रखना है। कहाँ पे पाया जाएगा, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न बिहार, यानी आपका वेस्ट चंपारण यहाँ भी फर्स्ट नंबर में आ रहा है, देख लो, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, ये जगह में ऑलरेडी आप लोग भी बिलोंग करते होंगे ना, नानी घर दादी घर यदि हो गई है ना। तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज फर्स्ट रैंक हासिल करता है। वेस्ट चंपारण किसके मामले में, शुगर केन प्रोडक्शन, एंड गोपालगंज सेकंड आता। मैं बिल्कुल शॉर्ट करके SCRT का बिल्कुल शॉर्टेस्ट नोट्स ये लेके आऊँ, बस ये चीज़ों को याद करना है, कहानी हो जाएगा ख़त्म। देन थर्ड में आता है ईस्ट चंपारण। देन जूट के बारे में बात करेंगे तो जूट आपका ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न, तो जूट कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। आप लोग ऑलरेडी अगर गाँव से बिलोंग करते होंगे तो जूट जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, बेसिकली उसको पानी चाहिए होता है, पानी में भिगा के रखते हैं, देन उसका प्लांट का स्किन निकाल के उसको फिर पानी में धो करके देन सूखने देते, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो बात करें तो यहाँ पे देखो तो ये बिहार जो है, दूसरा पॉइंट याद रखना, बिहार कंट्रीब्यूट करता है 8%, बिहार की बात कर रहा है जूट प्रोडक्शन में, इंडिया में कंट्रीब्यूट करता है 8%। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8% जूट प्रोडक्शन के मामले में। और इंडिया में थर्ड रैंक है, इंडिया थर्ड रैंक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो पहला कहाँ पे, अगर ये बात करें इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल और आसाम में ये फर्स्ट रैंक है, ये फर्स्ट आपका हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, तो इंडिया थर्ड रैंक में है। ठीक है, ऑल ओवर ये बात करें वर्ल्ड लेवल की बात करें तो इंडिया थर्ड रैंक पे, इस बात को याद रख सकते हो। फर्स्ट में आपका अगर इंडियाज में कौन सा स्टेट में, तो वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा। ठीक है, देन आपका आसाम। देन आते हैं तंबाकू वाले में। तंबाकू की बात कर ले तो क्या कम्पट खाएगा, है ना। चलो बोलो जो बाकी इसलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं। इंडिया 6th रैंक आता है, इंडिया में देखो 6th रैंक में आते हैं तंबाकू प्रोडक्शन में। हम लोग बात याद रखो, यहाँ पे थर्ड रैंक आ रहा है जूट प्रोडक्शन में। ठीक है, तंबाकू प्रोडक्शन में कितने नंबर, 6th रैंक में आ रहे हैं। ठीक है, दीरा रीजन ऑफ गंगा ये मोस्ट सुटेबल रीजन होता है, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू किस रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है या किस रिवर के किनारे, तो गंगा रिवर हो गया। देन कौन सा, दीरा रीजन या दियारा रीजन, जो बोल दीजिए। ठीक है, बेसिकली दियारा रीजन बोलिए, या ऑलरेडी ऑप्शन में कभी कभी दीरा रीजन भी दिया रहता है। तो 6th रैंक में है, प्लस का दियारा या फिर गंगा रिवर के किनारे में पाया जाता है। चीज़ें याद हो गया। अब थोड़ा सा सब्जी वगैरह के यहाँ चलते हैं, है ना। तो सब्जी वगैरह का ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत याद करना, बट चीज़ें तुम्हें याद क्या करना है कि हाँ, चिलीज़ जो है, यानी आपका जो मिर्ची है, ये भी लार्ज स्केल में उगाया जाता है। कहाँ पे, गंगा, कहाँ पे, दियारा रीजन। अभी हमने तंबाकू की बात की, चिली का भी वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन फ्रूट्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, तो जो फेमस फ्रूट्स हैं, बताओ क्या, बताओ। हाँ, लीची एंड मैंगो की बात करेंगे थोड़ा सा। तो अगर मैंगोज़ की बात करें तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एंड दरभंगा, ये हमारे पड़ोसी मुल्क है, मुल्क नहीं, हाँ सॉरी, हाँ डिस्ट्रिक्ट है ना। तो जो मैंगो है ये कहाँ भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया एंड दरभंगा में ये टॉप है ना, टॉप रैंक पे आता है। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली बहुत फेमस है, तो मुजफ्फरपुर तो बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे, है ना। तो याद रखना, लीची के लिए कहाँ जम सिंपल सा, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली, जगह याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और बात कर ली, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएंगे।
कुछ इधर उधर करना नहीं पड़ेगा तुम्हें। कि बात करें बिहार जो ये थर्ड लार्जेस्ट, कहाँ क्या, थर्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट है कंट्री में, मतलब इंडिया की बात कर, बिहार थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक। देन ये गुआवा प्रोडक्शन के लिए बिहार लार्जेस्ट गुआवा एंड लीची प्रोडक्शन स्टेट ऑफ द, मतलब बिहार की बात, इंडिया की बात करें बिहार लार्जेस्ट गुआवा और लीची प्रोडक्शन में ये क्या है, लार्जेस्ट में आता है। इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक में बस लार्जेस्ट मेंशन है, कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ओके, इस बात को याद रख सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया बिहार एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक आ जाओ भाई, आ जाओ, है ना। हाँ, ये तुम ये आ जाओ। बिहार एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि आप व्हाट आर द काउजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन बिहार। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, इंडियाज़ के एग्रीकल्चर प्रॉब्लम के बारे में बात किए थे, वही चीज़ इसमें ऐड कर देना, बस नाम लिख देना बिहार, बस काफ़ी है। तुम एक चीज़ याद करो, दो आंसर याद हो जाएगा। कैसे, हमने बताया था तुम्हें कि इंडियाज़ में क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, तो वही सारी चीज़ें बिहार में ऐड कर दो, कुछ चीज़ें बस बिहार का नाम लगा दो, बस हो गया कि एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन बिहार। फिर 1 नंबर स्टार्ट हो जाए। पहला नंबर क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन, ठीक है। बाढ़ आ जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो उससे क्या हो जाए, जो भी मिट्टी है वो चले जाता है, अपना फर्टिलिटी को लॉस कर देता है, बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करने के कारण से, है ना। ये सारे कारण हो गए। यहाँ पे अगर तुमसे इंडिया का भी पूछ दो, तुम सेम चीज़ चिपका दो, काफ़ी रहेगा, है ना। बिहार की बात करें, यहाँ पे जो पुअर सीड क्वालिटी, जो सीड का क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। तीसरा क्या रीज़न होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब सबके पास छोटा छोटा ज़मीन है, उसमें भी एक दिन इतना अगर ज़मीन मिलेगा तो 4 भाई, मतलब 2-3 भाई आएगा, हमको हिस्सा चाहिए, हमको हिस्सा चाहिए, या बेच देगा, तो छोटे छोटे हिस्से में बट जाता है ना। तो ये भी एक आपका क्या कारण है, स्मॉल लैंड होल्डिंग के कैपेसिटी के कारण ये भी लो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि किसी को कुछ और उगाना होता है, किसी को कुछ और उगाना होता है, बट बेसिकली आसपास में तो सेम ही रहता है। और साइंटिफिक फार्मिंग को बचाता है, मतलब प्रिवेंट करता है, मतलब मॉडर्न जो भी चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वही पुराना घिसा पिटा चीज़ हल चलाएगा, ठीक है। तो मशीन का टेक्निकल इस्तेमाल नहीं करेगा, इसी कारण से क्या पुअर चल रहा है, ठीक है। हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, मतलब कंजर्वेटिव बोले तो, मतलब पहले का जो सोच है, बारिश होगा, खेत आएगा, मतलब पानी आएगा तो होगा, अदरवाइज मतलब ट्रेडिशनल वाले पे, यानी साइंस की चीज़ों पे बिलीव नहीं करना। अभी तो फिर भी बहुत हद तक सुधार आया उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इरिगेशन प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम लोग डिपेंड हो जाते हैं मानसून पे, है ना, रेनफॉल पे, तो इरिगेशन प्रॉब्लम कभी आता है तो इतना ज़्यादा आता है, कभी आता है तो आता ही नहीं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। फ्लड्स मेजर प्रॉब्लम होता है ना, हर साल बाढ़ आता है, अभी बाढ़ आया हुआ है ना। तो ये सारे कारण हैं हमारा लो प्रोडक्शन या फिर लो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम इन बिहार, ठीक है। आप इसको ना एक एक करके, एक ये वाला, ये सारे पॉइंट्स को आप इस्तेमाल करके शॉर्टकट में थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम कर सकते हैं। कि पहला ये लिख लिए, दूसरा ये ड्यू टू फ्लड हैवी रेनफॉल, ये दूसरा लाइन बना दिए, यूज़ केमिकल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये भी चीज़ें इस्तेमाल कर दिए, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो इस सब लिख करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं दिमाग में। अब आते हैं ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स थे। अब आते हैं वाटर रिसोर्सेज पे। 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, और मैं तुम्हें बताऊं 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार ये चीज़ सब्जेक्टिव में पूछा गया कि राइट टू सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछा गया कि आप 2 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर का नाम बताइए। बहुत ही सही क्वेश्चन। पहला सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। एग्जांपल क्या है, रिवर हो गया, जो भी रिजर्वर हो गया, लेक पाउंड वगैरह हो गया, है ना। देन ग्राउंड वाटर की बात करें तो वेल आ जाएगा, ट्यूबवेल आ जाएगा, हैंडपम्प आ जाएगा, स्प्रिंग्स हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल है आपका ग्राउंड वाटर का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सरफेस वाटर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, या इसमें से कौन सा ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा, एंड साथ में आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, 95% ऑफ वाटर रिसोर्सेज किस लिए इस्तेमाल करते हैं बिहार के लोग, बेसिकली इरिगेशन के लिए, है ना। केनाल्स वगैरह बनाए गए किस लिए, ताकि इरिगेशन कर पाए। केनाल से कितना परसेंट, लगभग 40% केनाल से हम लोग इरिगेट करते हैं ना। चलिए आ जाओ, अब आते हैं इंपॉर्टेंट कनाल्स की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट कनाल की बात करेंगे, सोन कनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉडर्न कैनाल जो कहाँ पे आपका दिल्ली रीजन 1874, डेट इंपॉर्टेंट है, बुक में अगर डेट मेंशन है एग्जाम में आ चुका है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्टिव में ऑलरेडी पूछा है कि इंपॉर्टेंट कनाल्स, ये आगे जो आएगा इधर, रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम बताइए, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है, इस बात को लिए बिल्कुल रेडी रहो। सब्जेक्टिव में पूछा गया, बहुत लोग सब्जेक्टिव को टेंशन लेते हैं तो मैं मेरे वीडियोस नहीं देखते। तो यही चीज़ है, तुम बस पीडीएफ से कोशिश करोगे तो सब चीज़ नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें बता रहे करके रखो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोन कनाल की बात करेंगे। ये फर्स्ट मॉडर्न कनाल है, कहाँ पे बिल्ड किया गया? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देहरी, कब? 1874। दूसरा सारण कनाल, ठीक है, सारण कनाल कहाँ पे? गोपालगंज में। इस बात को याद रख लेना, कब बना है? 1880 को बना है। देन त्रिवेणी कनाल की बात करें तो ये त्रिवेणी कनाल ये वेस्ट चंपारण में बना, कब? आपका 1903, ठीक है। ओके, इस बात का लेंथ भी याद रख सकते हो अगर बहुत 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 डेप्थ में क्वेश्चन बनाना चाहे तब, अदरवाइज इतना काफ़ी रहेगा। ये बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस से पहले। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद क्या क्या बना? कोसी कनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी कनाल, है ना। कोसी कनाल की बात करें, ये आपका हनुमान नगर मतलब सिंपल से इंडिया नेपाल के बॉर्डर में बना का कोसी कनाल, इस बात को याद रखना। ईस्टर्न कोसी एंड वेस्टर्न कोसी, ये लेंथ दिया गया। ईस्टर्न कोसी कितना? 44 किलोमीटर तक का है। वेस्टर्न कोसी कितना? 115 किलोमीटर तक का है। इस बात को याद रखना। दूसरा गंडक कनाल की बात करें, ये वाल्मीकि नगर, पूछ चुका है, बहुत बार पूछा है कि गंडक कनाल कहाँ पे बिल्ड किया गया, तो वाल्मीकि नगर। हाइट भी मेंशन है, लेंथ भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन है, बता रहे हैं, याद कर लो। ऑब्जेक्टिव में यही सब चीज़ें पूछता है। तुम एनसीईआरटी पढ़ के रखोगे सब्जेक्टिव बन जाएगा, नो डाउट, बट ऑब्जेक्टिव में फंस जाओगे। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव भी जैसे तैसे भी क्या था, अगर ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो तुम्हारा काम निकल गया बिहार बोर्ड। मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व किया मैंने। और मैंने सब्जेक्टिव में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा, बस पॉइंट वाइज टू द पॉइंट लिखा। ये नहीं कि कहानी लिखे, वो चीज़ें नहीं करना है। अदर सोर्सेस ऑफ ये इसकी बात करें तो ट्यूबवेल हो गया, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल पानी पटाने के लिए, है ना, पानी देने के लिए। देन वेल्स हो गया, पाउंड्स हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से क्या क्या चीज़ याद रखना। और मधुबनी और नालंदा ये फर्स्ट है किस मामले में? इरिगेशन के मामले में, है ना। मधुबनी एंड आपका नालंदा सेकंड है इरिगेशन के मामले में, ठीक है, पाउंड से, इस बात को याद रखना, ठीक है, ये चीज़। अदर सोर्सेस जैसे लेक्स हो गया, आर्टिफिशियल पाउंड वगैरह बनाने लगे, छोटे छोटे डैम्स वगैरह हम लोग कंस्ट्रक्ट करने लगे, ETC। क्लियर है? ओके। तब आते हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए पूछता है कि आप रिवर वैली प्रोजेक्ट का नाम बताइए। तो हम लोग किस लिए रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाते हैं? ताकि उससे हम लोग 2-3 काम कर सकें, एक तीर 4-5 निशाना। इरीगेशन भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, फिशरीज वगैरह कर सकते हैं, नेविगेशन, बोटिंग वगैरह, है ना, फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, लोग हाइड्रो पावर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हाइड्रो पावर से याद है कि टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब बना? पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, और सच में जो चीज़ पूछा करे उसका आंसर दो, तुमको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग मार्क लगाना स्टार्ट कर दो। ये ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, इसमें से ओल्डेस्ट मैं तुम्हें क्वेश्चन तक बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा चुका पिछले 10 साल में। तो मैं तुम्हारे लिए चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हूँ, तो ज़्यादा इधर उधर चीज़ों मत जाओ, करा रहे हैं बस कर लो। आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा, या इसमें से कौन सा ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है? तो सोन रिवर कब स्टार्ट हुआ था? 1874, लेंथ 130 किलोमीटर। और एक बात है कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा, इंग्लिश द्वारा, है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट द्वारा नहीं, इंग्लिश मैम के द्वारा नहीं, ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एक ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट कब? 1874, लेंथ 130 किलोमीटर, ओल्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, इस रीजन को हम लोग राइस बाउल ऑफ बिहार बोलते हैं, इस बात को याद रखना। सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? राइस बॉल ऑफ बिहार। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली राइस ज़्यादा उगाते हैं ना, तो इसलिए गेहूं का कटोरा सुने हो ना, तो वही वाला बात है ना, तो धान का कटोरा, सिंपल से याद रखो, है ना, याद हो गया। चलो अब आते हैं गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये यूपी बिहार को बेसिकली जोड़ता है और नेपाल कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, ओके। बेसिकली ये गोपालगंज में आपको ऑलरेडी मालूम है, सारण, सिवान, वेस्ट ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर को वाटर सप्लाई करते हैं, ऑल्सो वाटर सप्लाई करते हैं किसको? नेपाल को। बस ये चीज़ें मेंशन है कि रिवर वैली गंडक प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। आप नाम याद रख लेना कि पहला क्या हो गया, अगर तुमको नाम लिखने बोले तो नाम लिख के ये चीज़ें मेंशन कर देना, तो उसको लगा हाँ थोड़ा सा पढ़ के आया है ना, ये चीज़ें मेंशन कर देना सब्जेक्टिव में, ठीक है। कोसी रिवर प्रोजेक्ट की बात करें, ये प्लान किया गया था कब? आपको 1896 में, और स्टार्ट कब किया गया? 1995 को,
ठीक है, किस लिए? ये इसलिए फ्लड को बचाने के लिए, फ्लड से लड़ने के लिए बचाया गया था, और इम्प्रूव इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, फिशरीज के लिए, मछली पालन के लिए, नेविगेशन, नाव वगैरह चलने के लिए, है ना, ये सब के लिए इस्तेमाल किया गया था और स्टार्ट किया था कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट। कोसी को क्या बोलते हैं? फटाफट से बोलो। बिहार का शोक बोलते हैं ना, सोरो ऑफ बिहार। इसी के कारण हमेशा बाढ़ आता है ना। और अब अगर वेस्ट बंगाल का पूछे तो दाम होता है। बता रहे चीज़ों को कहीं लिख लिया करो, है ना। बोल रहा हूँ मैं चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हूँ। अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें, जैसे दुर्गावती रिजर्व प्रोजेक्ट हो गया, चंदन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, बागमती प्रोजेक्ट हो गया, बारनर रिजर्वर हो गया। ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स का नाम हो गया। बेसिकली सब्जेक्टिव में देगा तो ये नाम आप मेंशन कर देना, बिहार रिवर प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल थे, बुक में थे। ठीक है, और भी अगर छोटी छोटी चीज़ें अगर मिस हो रहा है तो मिस तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, अभी उतना ज़्यादा चीज़ें हम लोग इसलिए छोटे छोटे अगर चीज़ मिस भी हो रहा है तो वो डिकोड सीरीज़ में वो सारी चीज़ें क्वेश्चन के फॉर्मेट के साथ आ जाएगा। जैसे मैं डिकोड सीरीज में बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर सोन वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात किया क्वेश्चन में, तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा ये ओल्डेज भी है, इतना स्टार्ट में हुआ, इतना लेंथ है, डेवलप किसके द्वारा। मतलब तुम एक क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा टॉपिक और बाद बाकी 3 ऑप्शन इसी से रिलेटेड रहेगा, तो जो जो चीज़ आएगा आउट ऑफ सिलेबस भी आएगा वो भी बता देंगे। ठीक है, देन हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। अब आते हम लोग बिहार रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करेंगे। आप लोगों ने इतना शॉर्ट में करा दिया, इतना इनफ रहेगा। मैं बता रहा हूँ, पहले तो मैं स्टार्टिंग में तो बस बुक का समरी पढ़ के गया था। मैं खुद एग्जाम दे के आया हूँ, और आप लोग के साथ मैं तो 3 साल से एग्जाम दे ही रहा हूँ, है ना। आप लोग के साथ चीज़ें रेडी कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया हो गया, काफ़ी रहेगा। देखो, बिहार रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो देखो, जब हम लोग झारखंड से कब अलग हुए बताओ फटाफट से, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। झारखंड से कब अलग हुए हैं, फटाफट कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि बिहार और से झारखंड कब अलग हुआ। तो देखो, जब हम लोग झारखंड से अलग हुए तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो तो बढ़ गया, झारखंड की तरफ चला गया। तो करंटली अगर बात करें तो ओनली 76, करंटली बुक के अकॉर्डिंग, है ना, ऐसा नहीं करंटली लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। करंटली ओनली 76.87% ये जो है फॉरेस्ट एरिया में आता है। ठीक है, नेशनल टारगेट की बात करें 33। सिंपल सा तुमको बस याद रखना ये वाला स्क्वायर किलोमीटर बिहार में कितना है और कितना डेंस फॉरेस्ट, तो 76 किलोमीटर। तुम बस ये 2 पॉइंट याद रख लो, ये तुम याद रखो ना रखो हटाओ, बट तुम ये याद रखो कि कितने एरिया में फैला हुआ है, ये तुम याद कर लो। दूसरा आपका कितना 76 क्या है स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, बस इतना तुम याद रखो। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कितना 6.87% है, टोटल एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट में। ये चीज़ तुम डाटा याद रख लेना कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो कितना 6.87 जो होता है ये बिहार में एरिया कवर्ड है। ठीक है, फॉरेस्ट का, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, देन ट्रेडिशनल बिलीफ हम लोग रखते हैं बहुत सारे एनिमल पे, ट्रीज़ पे, जैसे वर्शिप करते हैं बनियान का। ठीक है, बनियान जो ट्री होता है, ठीक है, देन पीपल का, आंवला का, तुलसी का। ठीक है, और अलग अलग हम लोग बर्ड्स वगैरह जो फीडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे एंट हो गया, स्नेक हो गया, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से 2 चीज़ याद रखना। एक होता है बिहार में बेसिकली फॉरेस्ट ऑफ बिहार, 2 टाइप का बिहार को ब्रॉडली डिवाइड किया गया, ऑब्जेक्टिव याद कर लेना। एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होता है आपका सिर्फ ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट और ड्राई से समझ में आ रहा है क्या चीज़ है? हाँ, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो देखो फिर से बता रहा है, बेसिकली आपसे पूछेगा, ऑलरेडी देखो हम लोग इससे पहले चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज में फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि फॉरेस्ट में 4 टाइप होता है, हम लोग डेंस फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पढ़े थे ना। इसमें बेसिकली बिहार के बारे में, तो बिहार में बेसिकली ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड किए, एक मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, एक होता है आपका ड्राई डेसिडियस। एग्जाम्पल भी मेंशन है, जहाँ पे ज़्यादा हाई रेनफॉल होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, मॉइस्ट पाया जाएगा, है ना, मॉइस्चराइजर क्रीम, है ना। चलो, तो वही वाला चीज़ है। और ड्राई बोले तो जहाँ पे कम रेनफॉल हो, है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ट्री शेडेड देयर लीव्स एंड लॉन्गर पीरियड समर में। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टर पीरियड ड्राई सीजन का रहेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश ही रहेगा। एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पे जैसे कॉमन छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह, साउथ बिहार डिस्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ें पाया जाता है। या आपका साल वगैरह, बम्बू वगैरह का, ये क्या होगा, मोस्ट डेसिडियस ट्री। देखते होंगे ना आप लोग चारों तरफ, तो बांस का पेड़ तो होगा ना, बम्बू हमारे घर के आसपास तो है ही, जहाँ जाओ वो घिरा हुआ है, एकदम लग रहा है वही बाउंड्री, वही दुनिया खत्म है। तो देखना जब बारिश के बाद कितना बम्बू का पेड़ ये होता है ना, ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे नीम वगैरह हो गया, महुआ हो गया, ये सारे पेड़ का नाम है, ये ड्राई डिसिडियस ट्री होता है। ठीक है, चलिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता हूँ कि कितने बिहार में 14th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछ देगा बिहार में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो 14 बुक के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, और एक नेशनल पार्क है, इस बात को याद रखना। हमारे संजय गांधी बोटानिकल पार्क है, कहाँ पे सिचुएटेड है, पटना में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेक कहाँ सिचुएटेड है, बेगूसराय। ऑलरेडी आप लोग बेगूसराय से हैं, आप लोग गए होंगे है ना कवर लेक घूमने के लिए। नहीं गए तो क्या ही कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, भेज दीजिए, कटिहार में लगा देंगे, है ना। और एक बात याद रखना कि डॉक्टर सलीम जो है इसको बर्ड ऑफ हेवन बोला, किसको, कवर लेक को, जो कवर लेक होता है इसको क्या बोला, बर्ड ऑफ हेवन। क्यों, देखो कोई भी लेक्स होता है तो वहाँ पे क्या होता है, माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला, हेवन ऑफ बर्ड्स, इस बात को याद रखना। आई थिंक मैं रिसेंटली जहाँ मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़ जहाँ पे मेरा कॉलेज है, बेसिकली यहाँ से आई थिंक आधा घंटा की दूरी पे एक लेक था, शेखा झील। रिसेंटली मैंने विज़िट किया। बहुत सारे अलग जो बर्ड्स हैं, एक देश से दूसरी जगह माइग्रेटेड बर्ड बेसिकली, वो सारे बर्ड्स आए हुए, तो मैं देखने गया था, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। तो झील वगैरह के किनारे, लेक्स वगैरह के किनारे तो ज़रूर जाया करना, अच्छा लगेगा, है ना। चलो, फैमिली के साथ जाना, मैं भी फैमिली के साथ ही गया था। चलो, कवर लेक दोस्त के साथ गया था, यहाँ पे फैमिली कहाँ है ना। चलिए, कवर लेक की बात करें, बेगूसराय। ये डॉक्टर सलीम अभी तक नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा ये बात, किसने कहा था जो हेवन ऑफ बर्ड, तो डॉक्टर सलीम अली किसको, कवर लेक यानी बेगूसराय को। अच्छा, केशवर स्थान कहाँ पे, दरभंगा में है, इस बात को याद रखना, ठीक है। 4 पॉइंट चारों ऑब्जेक्टिव के लिए आ चुका है। ये नहीं पूछा है, लेकिन मेरा मानना है अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना हो तो यही पूछेगा, ठीक है। ओके, अब फॉरेस्ट इन्वायरमेंट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बिहार में रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बचाने के लिए, और बहुत सारा एनजीओज वगैरह भी काम करता है जंगल इन्वायरमेंट वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये आपका जो 2 टॉपिक था मैंने फटाफट से आधा घंटे में क्लियर कर दिया, ठीक है। यानी हमारा जो फॉरेस्ट वाला पार्ट था और एग्रीकल्चर वाला पार्ट था हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब मिनरल एंड एनर्जी में ये भी फटाक से हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। जितने चीज़ें करा रहे हैं काफ़ी रहेगा, इस बात को फुल गारंटी लेता हूँ। और डिकोड सीरीज़ देखना मत भूलना, जल्दी आ रहा है हमारे चैनल पे, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम प्रचार कर रहे हैं थोड़ा सा, और फ्री होगा, पेड होगा, अभी इस पर डिस्कशन चलना बाकी है, ठीक है। जितने लोग क्वेश्चन बैंक लिए, अगर वो लोग बोल दिए कि ठीक है, उनसे बात किया जाएगा, दैन फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक। फिलहाल चलते हम लोग होपफुली यूट्यूब पे ही हो, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूट्यूब पे होना, क्योंकि एप्लीकेशन में डाटा आप लोगों का ज़्यादा यूज़ होगा। देन वीडियोस पॉज या फास्ट करने का ऑप्शन थोड़ा नहीं दिक्कत करेगा, तो यूट्यूब में फ़ायदा है, इस बात का तो है, ठीक है। जो लोग बहुत लोग ये सोचेंगे क्वेश्चन बैंक तो नहीं लेंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक चीज़ थोड़ा देर के लिए, कि इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे तुम लिखते लिखते थक जाओगे, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारे पास सब्जेक्टिव के पैकेट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैकेट्स आएंगे, वो तुम्हारे लिए। तुम 339 ये सोचे कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, तुम खुद सोचो रिचार्ज में तो इससे ज़्यादा लग जाता है, और पूरे साल में सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक आता है, इसमें सारी चीज़ें मैं इंक्लूड इसलिए कर दिया हूँ ताकि और पैसा नहीं ले जाए, वरना हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधा बैच से, 5,000 का बैच रखते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल सा मिनिमम अमाउंट रखेंगे ताकि सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर सकें, है ना। ऑलरेडी यूट्यूब में तो अभी कोई तक यूट्यूब से कुछ आया नहीं है, तो फिलहाल थोड़ा बहुत जो आ जाता है इसी से काफ़ी साल भर के लिए कुछ यूट्यूब के लिए आप सबके लिए बनाया जाएगा, है ना। तो देखो, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, है ना। उसके बारे में ये जो पार्ट देखा था तुम, एक मिनट ज़रा सा, हाँ ये देखो, मिनरल वाला पार्ट पढ़े थे ना, मिनरल रिसोर्सेज में, तो वही वाली चीज़ें, बट ये बिहार में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये चीज़ें इसमें बेसिकली रहेगा। तो आ जाओ, तो मिनरल जो होता है कहीं भी रहे, तो अगर मिनरल कहे तुम्हारे पास रहा, तुम्हारे घर के नीचे खजाना रहा, मिनरल्स रहा, तो तुम बेसिकली क्या कंसिडर मानोगे, अमीर, है ना, निकाल के अमीर बन जाएंगे, है ना। तो अंबानी को फेल कर देंगे, वैसे अंबानी को हम लोग फेल कर ही देते हैं, हर महीना तो हम ही लोग पैसा देते हैं ना जियो का। तो एबिलिटी ऑफ मिनरल इज कंसिडर एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आपके पास मिनरल है तो आप क्या बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होगा क्या, तो हम लोग बेसिकली अमीर होंगे, देश सही रास्ते में जाएगा, मतलब कि अमीर होगा बेसिकली, पर कैपिटा इनकम, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगा, सीधा सीधी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो देखो, बिहार झारखंड से जब अलग हुआ तो जितने मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज थे उनके पास चला गया। जैसे देखो टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो बहुत सारे जो बेसिकली झारखंड में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कोल माइंस वगैरह, आयरन स्टील वगैरह हो गया। जब बिहार अलग हुआ तो आधा से ज़्यादा चीज़ें उनके पास चला गया। तो अब प्रेजेंट डे की बात करें, बिहार में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, मिनरल रिसोर्सेस हैं, इसीलिए बिहार क्या धीरे धीरे पिछड़ रहा है। अगर सोचो माइंस होता, चीज़ें रहता, मिनरल रहता, तो
फैक्ट्री लगता, माइनिंग होता, उसमें लोग काम करते, अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करते, तो ये क्या एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है ना, यही सारी चीज़ें। तो बिहार में फिलहाल क्या क्या है वो तो बता दीजिए, है ना। बिहार में हम लोग हैं और क्या चाहिए, हम ही लोग में रिसोर्सेस हैं, हम ही लोग इसको और अच्छा करेंगे। तो लाइमस्टोन पायराइट इंपॉर्टेंट है। बिहार में सबसे ज़्यादा किस क्या पाया जाता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सोचो सोचो, 76% सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो याद रहा, ये भी पूछता है सीमेंट इंडस्ट्री में कितना परसेंट इस्तेमाल करते हैं, 76%। देखो मैं बताऊँ, मैं अपना चीज़ें कॉलेज की चीज़ें भूल जाता हूँ, बट ये सब चीज़ें याद रहता है। तो लाइमस्टोन पायराइट जो होता है ये सफिशिएंट क्वांटिटी में बिहार में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो लाइमस्टोन, देन आपका सेकंड में पायराइट, पहला लाइमस्टोन। इंपॉर्टेंट मिनरल की बात करें तो देखो बिहार में अलग अलग टाइप के मिनरल पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। तो लाइमस्टोन वगैरह पाया जाता है, कुछ जगह में बॉक्साइट, मैग्नेटाइट वगैरह पाया जाता है। बिहार कितना अर्न किया था ये छोड़ दो, कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चीज़ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की बात करें, एक होता है मेटालिक, एक होता है नॉन मेटालिक। ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो मेटालिक नॉन मेटालिक का एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मुझे पेज लाना था, आपके बुक में एक टॉपिक है, ठीक है, जिनके पास बुक है वो लोग को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल वाला चैप्टर में बिहार वाला में एक पेज आएगा, ठीक है, इसमें चीज़ें मेंशन है, ये बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड, तो ये सब एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पे इतने टन आपका रिजर्व्ड है, कहाँ पाया जाता है, गया, जमुई, बांका, याद रखना मेटालिक में। मैग्नेटाइट की बात करें, स्टोन रिजर्व है, ठीक है, देन कहाँ का, हिली रीजन ऑफ बिहार में मैग्नेटाइट स्टोन पाया जाता है, ठीक है। और साउथ बिहार में लगभग 1 से लेकर के 0.1 से लेकर 0.6 ग्राम टन तक पाया जाता है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं है क्योंकि कम अमाउंट में कहाँ से प्रोड्यूस करेगा, नॉन मेटालिक। तो उस बेसिकली पेज में ना आपको एग्जाम्पल दिए होंगे कि मेटालिक का कौन सा है, नॉन मेटालिक का कौन सा है, तो डिकोड में वो कवर हो जाएगा। फिलहाल ये तीनों याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है मेटालिक के बारे में। नॉन मेटालिक में लाइम स्टोन है ना, कहाँ पे पाया जाता है, कैमूर, रोहतास में। एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है, यूज सीमेंट इंडस्ट्री, ये छोड़ दो एनिमल, बट इतना याद रखो सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। देन मीका हो गया, कहाँ पाए जाते हैं इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और डोलोमाइट हो गया, स्लीका, सिलिंड्रिका, पायराइट हो गया, ये सारी चीज़ें 7-8 जो है, स्लीट हो गया, तो ये सारे 8 से 10 जो एग्जांपल है। तो 8 से 10 में से एग्जांपल तुम्हें याद कौन सा करना है वो भी बताता हूँ, ताकि कितना याद करोगे तुम लोग। लाइमस्टोन याद रखना, मीका याद रख लेना, ठीक है, डोलोमाइट, सिलिका सैंड, पाराइट, ठीक है, क्वार्टाइल्स याद रख लो, देन बस इतना 5 ही याद रखो, याद इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें पूछा जाता है। इनमें से ऐसा पूछेगा, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है नॉन मेटालिक का, इस बात को मेटालिक नॉन मेटालिक में क्वेश्चन पूछेगा भर भर के, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कहाँ पाया जाता है, बस इसको तुम एक बार पढ़ लेना। एटॉमिक मिनरल की बात करें तो ग्रेफाइट को, एटॉमिक मिनरल कौन सा है, ग्रेफाइट को एटॉमिक मिनरल के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट, ये रेड लीड ब्लू कलर का टाइप का होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका मुंगेर एंड रोहतास में, ठीक है। और जो रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात को याद रख लेना, ठीक। देन फ्यूल मिनरल की बात करें तो फ्यूल मिनरल कहाँ, गंगा बेसिन में पाया जाता है, इस बात को याद रखना, कहाँ पाया जाता है, गंगा बेसिन में, इस बात को याद रखना। फ्यूल वगैरह पाया जाता है, जैसे ONGC का फुल फॉर्म होता है बेसिकली ऑयल वगैरह से रिलेटेड है। आई थिंक मैं खुद भूल गया, बट एक बार देख लेना। ONGC मैंने कहीं लिखा था यार, मैं खुद भूल गया, हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है ना, ये कंपनीज हैं, ये काम करते हैं बेसिकली निकालने के लिए। दरभंगा आपका चंपारण वगैरह रीजन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ कुछ जो मीका के टाइप है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ मेंशन है कि मीका के 3 वैरायटीज़ हैं, ठीक है, इन बात को याद रखना, 3 वैरायटीज़ हैं। मीका की कितनी वैरायटीज़ है, 3 वैरायटीज़ है, नाम ऑलरेडी मेंशन है। देन जो मॉस्को वाइट मीका होता है, इसको हम लोग कहते हैं बंगाल रूबी भी के नाम से जानते हैं। ये कलर रेड कलर का होता है, थिक लेयर होता है। ये अगर अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना हो, एक्स्ट्रा पॉइंट है डू यू नो का, तो यहीं से क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। अमरोज हिल रोहतास में, ये किसके लिए, पायराइट के लिए फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही उठा के दे देगा। अमरोज हिल किस लिए फेमस है, अमरोज हिल कहाँ पे सिचुएटेड है, रोहतास। हम लोग खोजते रह जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन सेट किया, आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो चीज़ें नहीं, यहाँ से क्वेश्चन सेट होता है। अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऑलरेडी वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो वही वाली चीज़ है। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ ऑब्जेक्टिव भर भर के आते हैं, भर भर के बता रहे हैं आपसे, सिंपल सा पूछते हैं कि कुछ कुछ थर्मल पावर के नाम, प्लांट के नाम बता, तो कहलगांव थर्मल पावर इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट थर्मल पावर, बहुत पहला याद कर लो, कब बना था याद कर लो, 1979,
तो पहला ऑब्जेक्टिव कहलगांव लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेबलाइज इन 1979। फिर कांति थर्मल पावर मुजफ्फरपुर, नियर मुजफ्फरपुर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, इस बात से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। देन बरौनी, बरौनी पावर प्लांट, ये आपका बेसिकली रशिया इसको सपोर्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। कब स्टेबलाइज हुआ, 1970 में। बिहार हाइड्रो पावर बात करें तो ये जो हुआ था आपका 1982 में, ठीक है, किसके द्वारा, आपका बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा, यानी BHPC का फुल फॉर्म हो गया बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या सॉरी पावर कॉर्पोरेशन। ये बिहार में कब हुआ था, 1982 में, ठीक है। कितना प्रोड्यूसिंग, लगभग 25 मेगावाट बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। देन आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे देखो बिहार के पास बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये बेसिकली बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब क्या नॉन कन्वेंशनल है ना, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली 92 पोटेंशियल साइट है आइडेंटिफाइड है जो यहाँ पे हम लोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, है ना। बायोगैस प्लांट की बात करें तो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कुकिंग फ्यूल वगैरह के लिए, घर में खाना बनाने के लिए, और लगभग 1.25 लाख बायोगैस प्लांट के बिहार में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये सारी चीज़ें थी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बेसिकली एग्जांपल पूछता है, ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है ये, लेकिन ये पावर का नाम आप लोग ज़रूर याद रखना, ठीक है। अभी और भी जब आगे जो एक चैप्टर आएगा ना ये वाला बेसिकली ये वाला जो चैप्टर आएगा ये जो इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें और भी चीज़ें आएंगे, ये कुछ कुछ चीज़ें और भी आएगा, तो उसको भी पढ़ना है। और कुछ चीज़ें बताना था, आई थिंक एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, हाँ, तो एक चीज़ मैं मिस कर रहा था यहाँ पे, ये वाला मेंशन आई थिंक नहीं है, तो आप लोग ये मेंशन कर देना कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। अभी और भी प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, तो उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये जो आपका भागलपुर में, ठीक है, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। 40 मिनट में हम लोग लगभग 20-20 मिनट में बोल सकते हैं कवर कर चुके हैं, और भी जो चीज़ है वो लोग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और जिनको चाहिए फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करो, आपको ये ई बुक मिलता है, आप इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हो, हमने वेबसाइट बता रखा है, वो कम दाम में प्रिंट आउट करके दे देगा, घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ऑलरेडी ये एक बार ऑलरेडी आप टॉपर्स के वीडियोज़ देख सकते हैं, है ना। इसमें मैथ साइंस सारी चीज़ ऑलरेडी क्या बोल सकते हैं इंक्लूडेड है। प्रीवियस चीज़ें हैं, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग दोनों सेटिंग के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर है, सेंटर पेपर है, टेस्ट सीरीज़ है, टी कोड सीरीज, माइंड मैप से सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर्स थे, और बेसिकली और क्या बोलना चाहेंगे, तो जाते जाते बस आप सबको इतना ही बोलेंगे कि हम लोग बिहार से हैं। बिहार सिर्फ एक जगह नहीं है, एक सोच है, एक जुनून है। यहाँ के खेत की मिट्टी, चाणक्य जैसे विचार, आर्यभट्ट जैसे ज्ञान दिए, और गांधी जैसा नेता दिया। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब बिहार के इतिहास की शान ना बनाएं, साथ साथ बल्कि शान तो बिहार के ऑलरेडी पास्ट है ही, साथ साथ फ्यूचर को भी हम लोग इसको रोशन करें, आगे जाएं, बिहार को आगे लेके जाएं, ताकि जब कोई पूछे तुम कहाँ से हो तो हम लोग सर उठा के कह सके हम लोग बिहार से। तो होप आप लोग इस अभियान में मेरा साथ दोगे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो स्टे सपोर्टेड, स्टे लव, कनेक्ट रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।